हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट के इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु परिचर भर्ती 2024 के बारे में, जिसमें हम मॉडल पेपर पार्ट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके और साइंस के बारे में। तो चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ग्लूटेमिक अम्ल, मैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। तो ध्यान रखना, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैलिक अम्ल। ठीक है। और ग्लूकेमिक अम्ल के बारे में ध्यान रखना है कि ग्लूटेमिक अम्ल जो पाया जाता है वो आपके गन्ने में पाया जाता है, गन्ने में पाया जाता है। ठीक है। और आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किस रोग को जलभित्ति रोग भी कहते हैं? एड्स, गोनोरिया, रेबीज और क्षय रोग। तो किस रोग को जलभित्ति रोग भी कहते हैं? तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा अपना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेबीज रोग को। ठीक है। और एड्स रोग के बारे में ध्यान रखना है कि एड्स रोग है वो वायरस जनित रोग है। ठीक है। और इसका रोग वाहक कौन है? तो HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है। और गोनोरिया रोग जो है वो नाइसेरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु से होता है तथा यह जीवाणु जनित रोग है। ठीक है। और रेबीज रोग जो है वो आपके वायरस जनित रोग है। ठीक है। और क्षय रोग, जिसे काक या यक्ष्मा रोग भी कहा जाता है। ठीक है। और यह होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से, और ये आपके जीवाणु जनित रोग है। ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? विद्युत धारा, चाल, समय और त्वरण। तो ध्यान रखना, देखो राशियां दो प्रकार की होती है, एक तो सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। ठीक है। सदिश राशि कौन सी होती है? तो सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें दिशा प्लस परिणाम, दिशा प्लस परिणाम ये दोनों होते हैं, उसे कहते हैं हम सदिश राशि। ठीक है। और जिसमें दिशा नहीं होती है और केवल परिणाम होता है, केवल परिणाम, उसे कहते हैं हम अदिश राशि। ठीक है। तो दोनों के बारे में ध्यान रखना है कि सदिश राशि जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं उसे कहते हैं हम सदिश राशि, और जिसमें केवल परिणाम होता है उसे कहते हैं हम अदिश राशि। ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? विद्युत धारा, चाल, समय और त्वरण, इनमें से सदिश राशि कौन सी है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। ठीक है। इसके अलावा सदिश राशियों के बारे में ध्यान रखना है, एक तो है संवेग, वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, ये सभी कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है। और विद्युत धारा, चाल, समय, कार्य, ऊर्जा, ये कौन सी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। ठीक है। तो दोनों के बारे में ध्यान रखना है। और आगे देख नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है AB, O, A और B। तो रक्त चार प्रकार के होते हैं। ठीक है। ब्लड ग्रुप AB, O, A और B। ठीक है। तो सार्वत्रिक ग्राही जो रक्त समूह सभी से ग्रहण कर सकते हैं, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा AB। ठीक है। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में देखें, AB भी दो प्रकार का होता है, एक तो AB पॉजिटिव, एक होता है AB नेगेटिव। तो अगर इन दोनों में से पूछे तो सार्वत्रिक ग्राही कौन सा है? AB पॉजिटिव। ठीक है। AB पॉजिटिव जो है वो सार्वत्रिक ग्राही है। ठीक है। और अगर सार्वत्रिक दाता के बारे में देखें तो O रक्त समूह जो है वो है क्या है? सार्वत्रिक दाता, सार्वत्रिक दाता। और ओ नेगे जो ब्लड ब्लड ग्रुप है वो भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है O पॉजिटिव, एक होता है O नेगेटिव। ठीक है। नेगेटिव होता है तो सार्वत्रिक दाता कौन सा है? O नेगेटिव, ये आपके सार्वत्रिक दाता होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, मिलेटोनिन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा किया जाता है? पीनियल ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, थाइमस ग्रंथि द्वारा और प्यूस ग्रंथि द्वारा। तो मिलेटोनिन हार्मोन का स्रावण ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि द्वारा। ठीक है। और थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है। ठीक है। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो गलगंड या घेंगा रोग, गलगंड या घेंगा रोग। ठीक है। और अगर नेक्स्ट के बारे में देखें तो थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो थाइमोसिन,
थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि से प्यूटेट्राइन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि की अधिकता से या प्यूटेट्राइन हार्मोन है उसकी अधिकता से तो शरीर दैत्याकार हो जाता है, ठीक है, दैत्याकार। और इसकी कमी से कौन सा होता है, तो प्यूटेट्राइन हार्मोन की कमी से शरीर बौना रह जाता है, ठीक है। इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः होता है 44.5 डिग्री र्यूमर, 30 डिग्री र्यूमर, 25.5 डिग्री र्यूमर और 29.6 डिग्री र्यूमर, ठीक है। तो मानव शरीर का तापमान सामान्यतः होता है, ठीक है। तो यहाँ पर र्यूमर में आंकड़े दिए गए हैं, तो कौन सा होगा आपके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 29.6 डिग्री र्यूमर, ठीक है। और सेल्सियस में ध्यान रखना है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और र्यूमर में ध्यान रखना है 29.6 डिग्री र्यूमर, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत धारा का SI मात्रक है वोट, न्यूटन, जूल और एम्पियर। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एम्पियर, ठीक है। अगर वोट के बारे में देखें तो वोट किसका SI मात्रक है, तो वोट मात्रक है आपके शक्ति का, ठीक है। न्यूटन के बारे में देखें तो ये आपके बल का SI मात्रक है, ठीक है। और जूल के बारे में देखें तो ये कार्य या ऊर्जा का SI मात्रक है, कार्य का भी है और ऊर्जा का SI मात्रक भी जूल है, ठीक है। तो इनके बारे में भी ध्यान रखना है आपको। और इसी प्रकार हम व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन करते चलेंगे आगे। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं RBC, WBC, प्लेटलेट्स और केशिकाएं। तो मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करती हैं, तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी WBC, ठीक है। RBC में क्या पाया जाता है, तो RBC में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ध्यान रखना है कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि RBC में कौन सी धातु पाई जाती है, तो Fe धातु पाई जाती है, ठीक है। और Fe धातु जो है वो Fe का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं का परिवहन करता है, या हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं का परिवहन करता है, तो 4 अणुओं का परिवहन करता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है। और ध्यान रखना है WBC जो है वो हमें प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं, और प्लेटलेट्स जो है वो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती हैं, ठीक है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करती है, तो वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स, ठीक है। और प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य WBC करती है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, हरित लवक को, लाइसोसोम को, केंद्रक को और राइबोसोम को। तो कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री ये किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। और ध्यान रखना है हरित लवक को क्या कहते हैं, तो हरित लवक को कहते हैं कोशिका का रसोईघर, कोशिका का रसोईघर, ठीक है। इसी प्रकार लाइसोसोम को क्या कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली, ठीक है। और इसी प्रकार केंद्रक को क्या कहते हैं, तो केंद्रक को कहते हैं कोशिका का कंट्रोल रूम, कोशिका का कंट्रोल रूम। तो ये उपनाम भी ध्यान रखना है आपको, कई बार परीक्षा में उपनाम से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोशिका का रसोईघर किसे कहते हैं, तो कोशिका का रसोईघर कहते हैं आपके हरित लवक को, ठीक है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं आपके लाइसोसोम को। कोशिका का कंट्रोल रूम किसे कहते हैं, तो कोशिका का कंट्रोल रूम कहते हैं आपके केंद्रक को। और कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री आप कहते हैं राइबोसोम को, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में। तो ध्यान रखना है प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है, तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी निर्वात में, ठीक है। और प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है, तो प्रकाश का वेग सबसे कम होता है आपके ठोस में, ठीक है। और इसी प्रकार ध्यान रखना है आपको कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, ध्वनि का वेग
सर्वाधिक। ठीक है। और ध्वनि का वेग सबसे कम होता है गैस में, सबसे कम। दोनों चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होता है आपको। प्रकाश का वेग होता है सर्वाधिक निर्वात में और सबसे कम होता है ठोस में। ठीक है। और ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में और सबसे कम होता है गैस में। और इसी प्रकार हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश निर्वात में संचरित होती है जबकि ध्वनि की निर्वात में संचरित नहीं होती है। ठीक है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वनि का संचरण निम्न में से किसमें नहीं होता है, ठोस में, द्रव में, गैस में और निर्वात में। ठीक है। तो ध्वनि का संचरण नहीं होता है निर्वात में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये रहे हमारे चंद्र साइंस से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे हम देखते हैं राजस्थान जीके से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके नवीन आंकड़ों पर आधारित हैं। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 11वां है हमारा, देश का एकमात्र जिला जो ग्राम पंचायत से सीधा जिला बना है। ठीक है। खेरथल तिजारा, अनूपगढ़, दुद्दू और कोटपुतली बहरोड। तो देश का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जो पहले केवल एक ग्राम पंचायत था और ग्राम पंचायत से सीधा जिला बना है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर सी, दुद्दू जिला। ठीक है। और दुद्दू जिले के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज रखना है, संत दादू दयाल की प्रमुख स्थली, दादू दयाल, इनकी प्रमुख स्थली कौन सी है? दुद्दू। ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12, चंद्र प्रभु जी का मंदिर कहाँ स्थित है? अलवर, खेड़थल तिजारा, जोधपुर शहर, जयपुर ग्रामीण। तो ध्यान रखना है चंद्र प्रभु जी का मंदिर ये किस जिले में है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खेड़थल तिजारा जिले में। ठीक है। आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13, मगरमच्छ किस जिले का शुभंकर है? कोटा, उदयपुर, बारा और चित्तौड़गढ़। तो ध्यान रखना है मगरमच्छ ये किस जिले का शुभंकर है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, बारा जिले का। ठीक है। और अगर कोटा जिले का शुभंकर देखें तो कोटा जिले का शुभंकर है आपके कब्र बिज्जू, कब्र बिज्जू। ठीक है। उदयपुर जिले का शुभंकर देखें तो उदयपुर जिले का शुभंकर है आपके उद बिलाव, उद बिलाव। ठीक है। और चित्तौड़गढ़ जिले का शुभंकर है आपके चौसिंगा, चौसिंगा। ठीक है। तो इन अन्य शुभंकर के बारे में भी ध्यान रखना है। कब्र बिज्जू शुभंकर है आपके कोटा जिले का, उदबिलाव शुभंकर है आपके उदयपुर जिले का और चौसिंगा शुभंकर है आपके चित्तौड़गढ़ जिले का और मगरमच्छ शुभंकर है आपके बारा जिले का। ठीक है। आगे देखते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1880 में, 1897 में, 1903 में और 1941 में। तो ध्यान रखना बिजोलिया किसान आंदोलन इसकी शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1897 में। और ये समाप्त कब हुआ था? 1941 में। 1941 में ये समाप्त हुआ था। ठीक है। और ध्यान रखना का राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला, सबसे लंबा चलने वाला तथा सुनियोजित तरीके से चलने वाला किसान आंदोलन है आपके बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है। आगे देखते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में, 1953 में, 1955 में और 1957 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग इसका गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1953 में। ठीक है। ध्यान रखना दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? का राज्यों का पुनर्गठन करना। ठीक है। और ध्यान रखना राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो कितने सदस्य था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग 3 सदस्यीय था। ठीक है। कौन कौन सा था? एक तो था फैजल अली, कौन था? फैजल अली। दूसरा सदस्य था आपके हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। और तीसरा था सरदार पनिक्कर, सरदार पनिक्कर। ठीक है। और फैजल अली क्या था? इस आयोग का अध्यक्ष था। ठीक है। तो ध्यान रखना राज्य पुनर्गठन आयोग दिसंबर 1953 में यह गठित हुआ था। इसका कार्य क्या था? तो राज्यों का पुनर्गठन करना इसका प्रमुख कार्य था। ठीक है। और यह 3 सदस्य था जिसमें अध्यक्ष था फैजल अली
तथा 2 अन्य सदस्य थे, एक तो हृदयनाथ कुंजरू तथा दूसरा था सरदार पनिक्कर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, सीकर जिले का शुभंकर है शाहीन, मोर, चौसिंगा और उदबिलाव। ठीक है, तो ध्यान रखना सीकर जिले का शुभंकर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाहीन। ठीक है, और ध्यान रखना है मोर का किस जिले का शुभंकर है, तो मोर है आपके भीलवाड़ा जिले का शुभंकर, भीलवाड़ा जिले का शुभंकर। ठीक है, और चौसिंगा के बारे में मैंने अभी आपको बताया, चित्तौड़गढ़ जिले का शुभंकर है ये, चित्तौड़गढ़ जिले का शुभंकर। और उदबिलाव जो है वो आपके उदयपुर जिले का शुभंकर है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, गंगापुर सिटी जिले को कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है? 2 जिलों की सीमा, 3 जिलों की सीमा, 4 जिलों की सीमा और 5 जिलों की सीमा। तो गंगापुर सिटी जिला जो कि एक नवीन जिला बना है, उसको कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है? तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 जिलों की सीमा। ठीक है, और 3 जिले कौन कौन से हैं? तो एक ट्रिक ध्यान रखा SKD। ठीक है, ऐसे हो जाएगा आपके सवाई माधोपुर, के से हो जाएगा आपके करौली, और डी से हो जाएगा आपके दौसा। ठीक है, सवाई माधोपुर, करौली और दौसा, इन 3 जिलों की सीमा गंगापुर सिटी जिले को स्पर्श करती है। ठीक है, और ध्यान रखना सवाई माधोपुर तथा करौली इन 2 जिलों से अलग होकर एक नया जिला बना है आपके गंगापुर सिटी जिला। ठीक है, तो दोनों प्रश्न ध्यान रखना है कि गंगापुर सिटी को कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है, तो 3 जिलों की सीमा, सवाई माधोपुर, करौली तथा दौसा। और गंगापुर सिटी जिले को कितने जिलों से अलग होकर एक नया जिला बना है, तो सवाई माधोपुर तथा करौली इन 2 जिलों से अलग होकर गंगापुर सिटी एक नया जिला बना है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ का निर्माण किसने करवाया था? बाबा फतेह सिंह ने, लक्ष्मण सिंह ने, गोविंद सिंह ने और नाहर सिंह ने। तो गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़, ठीक है, यह सिखों का राजस्थान में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है और किस जिले में है? तो नवीन जिलों के गठन के बाद यह है आपके अनूपगढ़ जिले में। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबा फतेह सिंह ने। कब करवाया था? तो 1954 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो तीनों प्रश्न ध्यान रखना है कि गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ है जिसका निर्माण करवाया बाबा फतेह सिंह ने, कब करवाया? 1954 में करवाया, और कहाँ पर करवाया? तो अनूपगढ़ जिले में करवाया था। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19, चेतसर केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना कब हुई थी? 1962 में, 1963 में, 1964 में, 1965 में। तो जेतसर केंद्रीय कृषि फार्म, ठीक है, इसकी स्थापना किस जिले में हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी आपके अनूपगढ़ में। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1962 में। और किस देश के सहयोग से हुई थी? तो कनाडा देश के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20, ऊन का घर कहा जाता है? बाड़मेर, बीकानेर, बालोतरा और करौली। तो ऊन का घर ये किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीकानेर को। ठीक है, और बाड़मेर जिले से अलग होकर एक नया जिला बना है आपके बालोतरा जिला। ठीक है, और बालोतरा जिले में ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो सिवाना दुर्ग है, सिवाना दुर्ग वो किस जिले में है? तो वो आपके बालोतरा जिले में है। ठीक है, और सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया था वीर नारायण पंवार ने। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21, मेवाड़ का काला पानी किस दुर्ग को कहते हैं? कागरोन दुर्ग को, सिवाना दुर्ग को, जालौर दुर्ग को और सराड़ा दुर्ग को। तो मेवाड़ का काला पानी ये किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सराड़ा दुर्ग को। ठीक है, और सराड़ा दुर्ग वर्तमान में किस जिले में है? तो नवीन जिलों के गठन के बाद ये आपके सलूम्बर जिले में है। ठीक है, और यहाँ पर प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पूरेलाल भैया को कैद किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पूरेलाल भैया को किस दुर्ग में कैद किया गया था? तो सराड़ा दुर्ग में, जो किस जिले में है?
तो वर्तमान में ये आपके सलूम्बर जिले में है। ठीक है, आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22, हाड़ी रानी सहल कंवर का स्मारक स्थल है कोटा, झालावाड़, शाहपुरा और सलूम्बर। तो हाड़ी रानी सहल कंवर, इसका स्मारक स्थल किस जिले में है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सलूम्बर जिले में। ठीक है, तो देखो आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23, जैसमंद झील कहाँ स्थित है? सलूम्बर, उदयपुर, डूंगरपुर और कोटा। तो जैसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा जय सिंह ने। ठीक है, और किस जिले में है ये? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सलूम्बर जिले में है। ठीक है, और जैसमंद झील के बारे में देखना है कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील, कृत्रिम मीठे पानी की झील, पानी की झील एशिया की सबसे बड़ी है। ठीक है, और जैसमंद झील में 7 टापू हैं। सबसे बड़ा टापू होता है बाबा का मगरा, बाबा का मगरा। ठीक है, और सबसे छोटा टापू है प्यारी। और ध्यान रखना है कि जैसमंद झील जो है वह राजस्थान की सबसे बड़ी कृषि आधारित झील है। ठीक है, तो इस प्रकार सलूम्बर जिले के बारे में ध्यान रखना है कि सलूम्बर जिले में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक तो है आपके जैसमंद झील, जैसमंद झील। दूसरा क्या है? सरड़ा का किला, सरड़ा का किला। ठीक है, तीसरा कौन सा है? हाड़ी रानी सहल कंवर का स्मारक। ठीक है, सहल कंवर का स्मारक स्थल। और चौथा है लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें आपके वर्तमान में नवीन जिलों के गठन के बाद सलूम्बर जिले के अंतर्गत आती हैं। तो चारों चीज़ों को ध्यान रखना है कि जैसमंद झील, सरड़ा का किला, सहल कंवर का स्मारक स्थल और लसाड़िया का पठार। जो कि जैसमंद झील के पूर्व में जो कटा फटा पठार है उसे हम लसाड़िया का पठार कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें आपके सलूम्बर जिले के अंतर्गत आती हैं। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान का सबसे कम तहसीलों वाला जिला है खेड़थल चिजला, कोटपुतली बहरोड, अनूपगढ़ और दुद्दू। तो ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, दुद्दू जिला। और राजस्थान का एकमात्र जिला जो ग्राम पंचायत से सीधा जिला बना है। ठीक है, और दुद्दू जिले में कितनी तहसीलें हैं? तो दुद्दू जिले में 3 तहसीलें हैं। कौन कौन सी? एक तो है दुद्दू, दूसरी है फागी, ठीक है, फागी, और तीसरी है मोजम्माबाद। ठीक है, और मोजम्माबाद जो है वो मान सिंह की जन्मस्थली है, मान सिंह की जन्मस्थली। आमेर का जो शासक था मान सिंह, उसकी जन्मस्थली आपके मोजम्माबाद। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पे का राजस्थान का सबसे ज़्यादा तहसीलों वाला जिला कौन सा है? तो जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। ठीक है, दोनों प्रश्न ध्यान रखना है कि राजस्थान का सबसे ज़्यादा तहसीलों वाला जिला आपके जयपुर ग्रामीण और राजस्थान का सबसे कम तहसीलों वाला जिला है आपके दुद्दू जिला। ठीक है, और इसके साथ में ही आपको ध्यान रखना है कोटपुतली बहरोड जो जिला है उस जिले में वर्तमान में जो आपके बेराट सभ्यता है, बेराट सभ्यता, वो किस जिले में है? तो नवीन जिलों के गठन के बाद जो बेराट सभ्यता आती है वो आपके कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत आती हैं। और बेराट सभ्यता के बारे में ध्यान रखना है कि यह बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, और बेराट सभ्यता के बारे में ध्यान रखना 1837 में कैप्टन बर्ट ने यहाँ से बाबरू शिलालेख की खोज की थी और मौर्यकालीन अवशेष भी आपके बेराट सभ्यता से मिले थे। और भारत में सबसे पहले मंदिर के अवशेष भी आपके बेराट सभ्यता से मिले थे। ठीक है, और अनूपगढ़ जिले के बारे में ध्यान रखना है कि अनूपगढ़ जिला मैंने पढ़ा दिया अभी आपको, लेकिन रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से कि एक तो है आपके गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़। ठीक है, दूसरा है आपके जेतसर केंद्रीय कृषि फार्म, जेतसर केंद्रीय कृषि फार्म। ठीक है, ये दोनों किस जिले में है? अनूपगढ़ जिले में है।
और तीसरा है लैला मजनू की मजार, वो भी आपके अनूपगढ़ जिले के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25, जैसलमेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? जैसल भाटी, हरराय भाटी, जवाहर सिंह, मूलराज द्वितीय। तो जैसलमेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरराय भाटी। और हरराय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार करके अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। ठीक है, और जैसल भाटी ने 1155 में सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जो कि आखिर जैसलमेर जिले के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, और जवाहर सिंह ये आपके राजस्थान के एकीकरण के समय जैसलमेर के शासक थे, और इन्होंने सागरमल गोपा को कैद किया था, सागरमल गोपा को। और सागरमल गोपा को जैसलमेर जेल में जिंदा जलाया गया था। ठीक है, उस समय शासक कौन थे? जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह थे। और जवाहर सिंह का जो थानेदार था गुमान सिंह, उसने सागरमल गोपा को जिंदा जलाया था। ठीक है, आगे देखते नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1435 में, 1437 में, 1440 में और 1448 में। तो सारंगपुर का युद्ध ये किन किन के बीच में हुआ था? तो एक तरफ तो था मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा, ठीक है, और दूसरी तरफ थे मालवा का शासक था महमूद खिलजी, महमूद खिलजी। इन दोनों के बीच में सारंगपुर का युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1437 में। ठीक है, जिसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई थी। और इसी विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और विजय स्तंभ का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो 1440 में ये इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। ठीक है, विजय स्तंभ कहाँ पर बनवाया था? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो विजय स्तंभ बनवाया था 1440 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था, तथा 1448 में बनकर पूर्ण हुआ था। ठीक है, और विजय स्तंभ 9 मंजिला है, जिसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कब किया था? 1301 में, 1303 में, 1308 में और 1311 में। तो देखो, अगर अलाउद्दीन खिलजी की राजस्थान में विजयों के बारे में देखें तो उसका क्रम है 1301 में इसने आक्रमण किया था रणथंभौर पर। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, तथा उस समय रणथंभौर दुर्ग का शासक कौन था? तो उस समय रणथंभौर का शासक था क्या? हमीरदेव चौहान। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। ठीक है, और इसकी पत्नी थी रंग देवी, जिसने जल जोहर किया था, जिसे राजस्थान का प्रथम जल जोहर माना जाता है। और 1303 में इसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, चित्तौड़गढ़ पर। ठीक है, उस समय चित्तौड़गढ़ का शासक था रतन सिंह, और उसकी पत्नी पद्मिनी ने यहाँ पर जोहर किया था। और 1308 में इसने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था, और सिवाना दुर्ग का इसमें शासक था सातलद। ठीक है, और 1311 में इसने जालौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर सी 1308 में। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28, लोक देवता पाबूजी का मेला भरता है चैत्र अमावस्या को, माघ पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को। तो लोक देवता पाबूजी इनका मेला कब भरता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चैत्र अमावस्या के दिन। ठीक है, और पाबूजी जो है उन्हें ऊँटों के देवता भी कहते हैं, ऊँटों के देवता। और चांद, डेमा और हड़मल ये तीनों किसके सहयोगी थे? तो पाबूजी के सहयोगी थे ये। ठीक है, और ध्यान रखना है पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार। ठीक है, आगे देख आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान का वर्कोयास के किसे कहते हैं? शाहपुरा, पिंडवाड़ा, माउंट आबू और शिवगज। तो राजस्थान का वर्कोयास ये कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर सी माउंट आबू को, जो किस जिले में है? तो ये है आपके सिरोही जिले में। ठीक है, और ध्यान रखना है माउंट आबू है
कौन सा है, तो ध्यान रखना माउंट आबू पे आपके अर्बुदा देवी का मंदिर है, ठीक है। और यहाँ पर गुरु शिखर जो है, गुरु शिखर जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है आपके 1722 मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30, हड़बू जी ने जोधपुर के किस शासक को आशीर्वाद स्वरूप कटार भेंट की थी? राव रणमल को, राव जोधा को, चंद्रसेन को और मालदेव को। तो हड़बू जी ने जोधपुर के किस शासक को आशीर्वाद स्वरूप कटार भेंट की थी? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, राव जोधा को, ठीक है। और हड़बू जी के बारे में ध्यान रखना है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो बेंगटी गांव, बेंगटी गांव, जिला कौन सा है, तो फलोदी जिला, ठीक है। और हड़बू जी का वाहन कौन सा था, तो सियार, सियार इनका वाहन था। और हड़बू जी को सुकून शास्त्र के लोक देवता भी कहते हैं, ठीक है, सुकून शास्त्र के लोक देवता, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि सुकून शास्त्र के लोक देवता किन्हें कहते हैं, तो हड़बू जी को कहते हैं। और इसी प्रकार एक नज़र अगर हम जोधपुर के शासकों पर डालें, तो राव चंद्रसेन को कहते हैं मारवाड़ का प्रताप, ठीक है, मारवाड़ का प्रताप, यहीं से भूला बिसरा राजा भी कहते हैं, या प्रताप का अग्रगामी भी राव चंद्रसेन को कहा जाता है, ठीक है। और मालदेव को कहते हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश का पितृहंता, ठीक है। और मालदेव ने एक तो 1541-42 में युद्ध किया था, पाहेबा या साहेबा का युद्ध, जो कि बीकानेर के राव जैत सिंह को हराया था, ठीक है। और दूसरा प्रमुख युद्ध किया था 1544 में, खीरी सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी के विरुद्ध में, ठीक है। और मालदेव के उपनाम के बारे में देखें, तो मालदेव के उपनाम है, एक तो है 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता, ठीक है। और दूसरा उपनाम के बारे में देखें, तो इसको जो फारसी इतिहासकार है वो ये हसमत वाला शासक भी कहते हैं इसको, हसमत वाला शासक, ठीक है। आगे देखो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31, बिजोलिया ठिकाने में चौरी कर कब लगाया गया था? 1900 ईस्वी में, 1903 में, 1906 में और 1909 में। तो बिजोलिया ठिकाने में चौरी कर कब लगाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा 1903 में। और किसने लगाया था? तो ये लगाया था, यहाँ का शासक था राव कृष्ण सिंह ने, ठीक है। और 1906 में लगाया था तलवार बंदाई कर, तलवार बंदाई कर, ये किसने लगाया था? तो तलवार बंदाई कर, ठीक है, तलवार बंदाई कर था, लगाया था आपके पृथ्वी सिंह ने, सिंह ने। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, 33 सूत्री मांग पत्र किसने जारी किया था? मोतीलाल तेजावत, अर्जुनलाल सेठी, जमनालाल बजाज, गोविंद गिरी। तो 33 सूत्री मांग पत्र ये किसने जारी किया था? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, गोविंद गिरी ने, ठीक है, जिन्होंने भीलों के उत्थान हेतु भगत आंदोलन चलाया था, भगत आंदोलन, ठीक है। और मोतीलाल तेजावत के बारे में ध्यान रखना है कि 21 सूत्री मांग पत्र, 21 सूत्री मांग पत्र, जिसे मेवाड़ की पुकार भी कहते हैं, ठीक है, ये चलाया था आपके मोतीलाल तेजावत ने। और मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था, एक ही आंदोलन, ठीक है। और मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था कोल्याणी गांव में, कोल्याणी गांव उदयपुर में। और गोविंद गिरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बेड़सा गांव के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और अर्जुन लाल सेठी के बारे में ध्यान रखना है कि अर्जुन लाल सेठी, इन्हें नरम दल तथा गर्म दल के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, और क्रांतिकारियों का गुरु, क्रांतिकारियों
कार्यों का गुरु भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। और जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है, ठीक है। और गुलाम नंबर 4 भी जमनालाल बजाज को कहा जाता है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33, चैती दशमी गुलाब की खेती कहाँ की प्रसिद्ध है? कुंभलगढ़, किलुंड, खमनौर, रेलमगरा। तो चैती दशमी गुलाब की खेती ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खमनौर की, जो किस जिले में है? तो ये आपके राजसमंद जिले में है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 34, किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि नीचे से ऊपर देखने पर गीर की पगड़ी नीचे गिर जाती है? ठीक है, यहाँ पर गीर है, गीर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग। तो यह कथन किसके बारे में कहा गया है? ऑप्शन नंबर डी, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में देखें तो इसका निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने। कब कराया था? 1458 में। इसका शिल्पी कौन था? तो इसका शिल्पी था आपके मंडन, ठीक है। और इसी प्रकार देखें तो किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो यह जरगा पहाड़ी पर बना हुआ है। इसी प्रकार सिवाना दुर्ग जो है वो आपके बालोतरा जिले में है। और किस पहाड़ी पर बना है? तो यह आपके हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसका निर्माण करवाया था वीर नारायण पंवार ने, ठीक है। और मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में देखें तो मेहरानगढ़ दुर्ग नवीन जिलों के गठन के बाद आपके जोधपुर शहर के अंतर्गत आता है, जिसका निर्माण 12 मई 1459 में किसने कराया था? राव जोधा ने करवाया था, ठीक है। और कौन सी पहाड़ी पर? तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया गया है। इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में देखें तो यह चित्तौड़गढ़ जिले में है, जो कि मेसा के पठार पर स्थित है, ठीक है। मेसा का पठार, इस पर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, और इसकी आकृति है व्हेल मछली के समान। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमिक पार्क कहाँ स्थित है? जोधपुर शहर, बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा। तो राज्य का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमिक पार्क कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर में, ठीक है। और उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं, झीलों की नगरी, ठीक है। इसके अलावा इसको फाउंटेन एंड माउंटेन का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 36, थार महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर। तो थार महोत्सव ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाड़मेर का। जैसलमेर की बात करें तो यहाँ का प्रसिद्ध है मरु महोत्सव, ठीक है। और जोधपुर की बात करें तो यहाँ का प्रसिद्ध है मारवाड़ महोत्सव। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 37, काठल का ताजमहल किसे कहते हैं? काका जी की दरगाह, जसवंत थड़ा, अबली मिनी का महल और विजय स्तंभ। तो काठल का ताजमहल ये किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काका जी की दरगाह को, जो किस जिले में है? तो ये आपके प्रतापगढ़ जिले में है, ठीक है। और इसी प्रकार देखें तो जसवंत थड़ा इसको कहते हैं हम थार का गढ़ा, थार का गढ़ा, जिसका निर्माण कब करवाया था? तो 1906 में। किसने करवाया था? सरदार सिंह ने, सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। और आगे देखा जाएगा अबली मिनी के महल के बारे में, तो इसे कहते हैं हाड़ौती का ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल। और अबली मिनी के महल का निर्माण किसने करवाया? तो मुकुंद सिंह ने, कोटा का शासक था मुकुंद सिंह, मुकुंद सिंह है। और अबली मिनी का महल किस जिले में है? तो यह आपके कोटा जिले में है, ठीक है। और इसका निर्माण मुकुंद सिंह ने करवाया था। आगे देखे, देखो विजय स्तंभ के बारे में। तो विजय स्तंभ इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। प्रारंभ कब करवाया? 1440 में। और बनकर पूर्ण हुआ था
1948 में, और यह 9 मंजिला है, जिसके वास्तुकार है जेता तथा उसके पुत्र नापा पूमा तथा पुंजा, और इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो देगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? जगत अंबिका मंदिर को, किराड़ू मंदिर, तिमनगढ़ दुर्ग, भंड देवरा। तो राजस्थान का खजुराहो ये कहते हैं हम, जो आपकी किराड़ू का शिव मंदिर है उसे हम कहते हैं राजस्थान का खजुराहो, और राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं भंड देवरा को। ठीक है, क्या कहते हैं? मिनी खजुराहो। ठीक है, और ध्यान रखना मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं हम जगत मंदिर को। ठीक है, तो तीनों चीज़ें ध्यान रखना है। राजस्थान का खजुराहो कहते हैं हम किराड़ू मंदिर को, मिनी खजुराहो कहते हैं हम भंड देवरा को, और मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं हम जगत अंबिका मंदिर को। आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 39, राजपूताना में अकबर की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार किसने की थी? भारमल, मानसिंह, सवाई जयसिंह, मिर्जा रजा जयसिंह। तो राजपूताना में अकबर की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारमल ने। कब की थी? तो ध्यान रखना है जनवरी 1562 में इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी सांभर नामक स्थान पर, और फरवरी 1562 में इसने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था, जो प्रथम राजपूत मुगल विवाह कहलाता है। ठीक है, और इसी प्रकार ध्यान रखना है कि सवाई जय सिंह इन्होंने 1725 में जिद महमूद शाही की रचना की थी। ठीक है, उसका निर्माण करवाया था, और 1727 में इसने जयपुर शहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और मिर्जा राजा जय सिंह ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। किस पहाड़ी पर? तो चिल्ह का टीला गढ़ की पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और आज के अंतिम प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 40, 12 कोठड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? रतन सिंह, पृथ्वी सिंह, भारमल और भगवंत दास। तो 12 कोठड़ी व्यवस्था ये प्रारंभ की थी पृथ्वी सिंह कच्छावा ने, जो कि जयपुर का शासक था। ठीक है, इसके 12 पुत्र थे, जिसमें अपने राज्य के समान 12 भागों में बांटकर 12 कोठड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी। और ध्यान रखना है कि 1544 में शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला अमेर का शासक कौन था? तो रतन सिंह कच्छावा था। ठीक है, और मुगलों की अधीनता स्वीकार करके वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला शासक था आपके भारमल। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हमने स्टार्ट में 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के देखे, और 30 क्वेश्चन देखे थे हमने नवीन राजस्थान जीके पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 40 में से कितने क्वेश्चन आपके सही किए हैं, तथा साथ में ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।